नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की रात कुछ अलग है। हवा ठंडी है और खामोशी ज़्यादा, क्योंकि आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। उस शख्स का नाम है रविंदर सिंह, और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सुन के आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली कहानी में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविंद्र सिंह और मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। ये सड़कें, ये रातें, ये ही मेरा घर है। मैंने इन रास्तों पर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय किया है। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता है, पर रात का सफ़र वो कुछ और ही होता है। रात के नेशनल हाईवे 44 पर, खासकर तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले एक सुनसान रास्ते पर, आपको वो सब मिल जाएगा जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये बात लगभग 5 साल पहले की है। मुझे हैदराबाद से दिल्ली के लिए एक भारी माल लेके जाना था। ये मेरा एक रेगुलर रूट था, इसलिए मैं पूरी तरह से तैयार था। मैंने रात के 10 बजे के आसपास हैदराबाद से अपनी यात्रा शुरू की। ट्रक एकदम नया था और मैं पूरे जोश में था। वीरान हाईवे और अजीब खामोशी। आमतौर पर हाईवे पर रात में भी ट्रकों और गाड़ियों की आवाजाही रहती है, पर उस रात सब कुछ अजीब तरह से शांत था। जैसे जैसे मैं शहर की रोशनी से दूर होता गया, चारों ओर अंधेरा और भी घना होता गया। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरों को चीर रही थीं और पीछे से इंजन की एक रस आवाज आ रही थी। करीब 1 बज रहे थे जब मैं एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां आसपास कोई ढाबा या बस्ती नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल थे। मौसम थोड़ा सर्द हो गया था। मैंने अपनी चाय का थर्मस खोला और एक घूंट लिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के कैबिन में अचानक ठंड पड़ गई है। मैंने हीटर चेक किया, वो तो चल रहा था। मुझे लगा शायद हवा का झोंका होगा। दरवाजे पर दस्तक। मैंने खिड़की के शीशे से बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और गाना लगा दिया। तभी मेरे ड्राइवर साइड के दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। मैं चौंक गया। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है? मैंने आवाज पे ध्यान दिया। वो खटखटाहट बहुत धीमी थी, जैसे कोई अपनी उंगली से धीरे से टैप कर रहा हो। मैंने सोचा, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। मैंने धीरे से हॉर्न बजाया और अपनी खिड़की नीचे नहीं की। मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। मैंने सोचा शायद मेरा वहम था। मैं फिर से गाड़ी चलाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी दूसरी तरफ पैसेंजर साइड के दरवाजे पर ठीक वैसी ही खटखटाहट हुई। इस बार मुझे डर लगा। मैं अपनी सीट से उछल पड़ा। मैंने तेजी से अपनी टॉर्च उठाई और पैसेंजर साइड की खिड़की से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और मेरे ट्रक की परछाई। मैंने दरवाजों को डबल लॉक कर दिया। मेरे सीने में धड़कन तेज हो गई थी। मैंने खुद से कहा, रविंद्र, ये कोई जानवर होगा या हवा का झोंका? वो आवाज जो सिर्फ मुझे सुनाई दी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैं उस जगह से जल्द निकल जाना चाहता था। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। लगभग 10 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। मेरी सांसें थोड़ी शांत हुई। तभी मुझे अपने पीछे की ओर स्लीपर बर्थ वाले हिस्से से एक गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत धीमी, टूटी हुई और दर्द भरी थी। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो या कोई पुरानी लोरी गा रहा हो। वो आवाज साफ नहीं थी, पर उसमें एक भयानक उदासी थी। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मैं जानता था कि मेरे ट्रक में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैंने पिछली बार ढाबे पर किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। माल की लदान के बाद मैंने खुद ही दरवाजे सील किए थे। मैंने धीरे से अपनी भारी लकड़ी की डंडी उठाई,
जो सीट के पास रखी थी और अपनी सांस रोक ली। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर स्लीपर के पर्दे की ओर देखा। पर्दे के पीछे कोई हरकत नहीं थी, पर वो आवाज, वो गुनगुनाहट अब भी आ रही थी। मुझे लगा अगर मैंने अभी वहां देखा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरा पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। वो गुनगुनाहट अब भी आ रही थी। एक टूटी हुई उदास धुन। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। एक हिस्सा कह रहा था कि ये मेरा वहम है, नींद की कमी है, पर दूसरा हिस्सा, मेरा ट्रक ड्राइवर का अनुभव, चिल्ला रहा था कि कुछ गलत है। मैंने धीरे से अपनी भारी लकड़ी की डंडी को मजबूती से पकड़ा। मैंने खुद को हिम्मत दी और सोचा कि अगर कोई आदमी है तो मैं उससे निपट लूंगा। मैंने धीरे से स्लीपर बर्थ के पर्दे को एक झटके में हटाया और वहां कुछ नहीं था। सिर्फ मेरी खाली स्लीपर बर्थ, कंबल और तकिया अपनी जगह पर थे। ट्रक में अजीब सी ठंड और सन्नाटा था। मैं लगभग चीखने ही वाला था। तभी मेरे कानों में फिर से वो आवाज आई। ये अब मेरे बहुत करीब थी, जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो। गए अकेले। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे कान से गुजरा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं घबराकर आगे ड्राइवर सीट पर कूद पड़ा और ट्रक को स्टार्ट कर दिया। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने पूरे फोर्स में एक्सीलरेटर दबाया। मैं वहां से भागना चाहता था। ट्रक तेजी से अंधेरे को चीर रहा था। मेरी आंखें सामने सड़क पर गड़ी हुई थीं। मैं बार बार साइड मिरर में देख रहा था, ये पक्का करने के लिए कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। अचानक मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच मुझे कुछ दिखाई दिया। शुरुआत में वो एक धुंधला साया लगा, पर जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने तेजी से ब्रेक लगाया। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वो सफेद साड़ी में थी। उसके बाल खुले और कमर तक लंबे थे। वो सड़क के एकदम बीच में रात के 2 बजे बिना हिले डुले खड़ी थी और मेरी तरफ पीठ किए हुए थी। मुझे गुस्सा आया और डर भी। ये क्या मजाक है, मैंने सोचा। मैंने तेजी से हॉर्न बजाया, एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार। हॉर्न की तेज आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ा, पर वो औरत हिली तक नहीं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ट्रक से उतरकर उससे बात करूं। मैंने तेजी से ट्रक की रोशनी को हाई बीम पर किया। रोशनी उस पर पड़ी और वो साफ दिखाई देने लगी। तब मुझे कुछ अजीब लगा। उस औरत की पीठ अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। अधूरा चेहरा। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। क्या मैं उसे टक्कर मारकर निकल जाऊं या क्या मैं पीछे हटकर किसी और रास्ते से जाऊं। मैंने धीरे धीरे ट्रक को साइड से निकालने का फैसला किया। मैंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और धीरे से ट्रक को उसके पास से गुजारना शुरू किया। जैसे ही मेरा केबिन उस औरत के समानांतर आया, अचानक उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें मेरे ट्रक की ओर थीं और जो मैंने देखा उसने मेरा खून जमा दिया। उसका चेहरा विकृत था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत डरावना था, बल्कि ऐसा था जैसे उसका चेहरा पूरा नहीं था। उसकी त्वचा खींची हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे अंधेरे के 2 गड्ढे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक भयानक खालीपन। उसने हाथ उठाकर ट्रक की ओर इशारा किया, जैसे वो लिफ्ट मांग रही हो, लेकिन वो इशारा सामान्य नहीं था। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं और वो अपनी गर्दन को इतना घुमा चुकी थी कि वो पीछे की ओर देख रही थी। मैं डर के मारे चीख पड़ा और एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और उस भयानक दृश्य से तेजी से दूर भाग गया। मैं पूरी रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा, चलो अब सब खत्म हुआ। मैंने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा और वहां वो औरत फिर से थी। वो मेरे ट्रक के ठीक पीछे थी। वो दौड़ नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। उसकी सफेद साड़ी अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उसने अपनी आंखें मुझ पर गड़ा रखी थीं। चाहे मेरी रफ्तार
80 किलोमीटर प्रति घंटा हो या 100, वो उसी गति से मेरे पीछे आ रही थी और उसकी खाली आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने देखा कि उसके होंठ धीरे से हिले। भले ही ट्रक का शीशा बंद था, पर मुझे लगा जैसे मैंने उसे बोलते हुए सुना, तुम बच नहीं सकते। वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत मेरे ट्रक की रफ्तार से मैच करते हुए पीछे थी। मैंने स्पीडोमीटर की ओर देखा। मैं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा था, पर वो साया, वो मेरे पीछे चिपका हुआ था। उसकी खाली काली आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने तेजी से गियर बदला और एक बार फिर एक्सीलरेटर को पूरा दबा दिया। रफ्तार अब 120 किलोमीटर पार कर रही थी। ट्रक तेजी से कांप रहा था। मैं अब सड़क पर नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें साइड मिरर पर टिकाईं, मेरे होश उड़ गए। वो औरत अब और भी करीब आ गई थी, और अब वो केवल घूर नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान भयानक और चौड़ी थी, जो उसके चेहरे के खिंचाव को और भी विकृत बना रही थी। तभी उसने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो तेजी से मेरे ट्रक के पीछे के हिस्से को छूने के करीब पहुंचा। मुझे लगा कि अगर उसने ट्रक को छू लिया तो मैं कंट्रोल खो दूंगा। आखिरी उम्मीद में मैंने देखा कि आगे एक ज्यादा घुमावदार मोड़ आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद रफ्तार कम करके उस घुमाव में उसे पीछे छोड़ सकता हूं। कैबिन का हिलना। मैंने जोरदार ब्रेक लगाए। टायर तेजी से घिसट कर आवाज करने लगे। ट्रक अनियंत्रित होकर मोड़ की तरफ फिसलने लगा। मोड़ के बीचों बीच मैंने एक बड़ा झटका महसूस किया। वो औरत गायब हो गई थी। मैंने तेजी से सांस ली। मेरा माथा पसीने से भीग गया था। मुझे लगा कि मैंने उसे पीछे छोड़ दिया। मैंने ट्रक को नियंत्रित किया और रफ्तार धीमी कर दी। मैं अपने रेट्रोवाइजर यानी पिछले शीशे में देख रहा था। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। सब कुछ शांत हो गया था। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक को फिर से सामान्य रफ्तार पर लाने की कोशिश की। मैं उस जगह से बस भाग निकलना चाहता था, पर तभी कैबिन के ऊपर मुझे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। धप धप धप, जैसे कोई भीगा हुआ भारी भरकम इंसान मेरे ट्रक की छत पर चल रहा हो। मेरी सांस फिर से रुक गई। वो आवाज बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर थी। तभी कैबिन में वो सड़ी हुई गीली मिट्टी की भयानक बदबू भर गई। वो बदबू इतनी तेज थी कि मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठने लगी। आवाजें तेज हो गईं। अब वो चलना नहीं, बल्कि नाचना या घसीटना जैसा कुछ था। मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ और पैर काम करना बंद कर रहे थे। मैंने गाड़ी चलाने की हिम्मत खो दी। मैंने तेजी से ट्रक को सड़क के किनारे खींच लिया और इंजन बंद कर दिया। खिड़की का शीशा। मैं सीट पर सिकुड़ कर बैठ गया। मैंने अपनी टॉर्च भी ऑन नहीं की। ऊपर की आवाजें बंद हो गईं। चारों ओर पूर्ण घातक सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें केवल मेरी तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दुआ करने लगा। तभी मुझे अपने ठीक बगल में ड्राइवर साइड की खिड़की पर एक धीरे से खरोचने की आवाज सुनाई दी। क र र च क र र च। वो आवाज खिड़की के शीशे पर नाखूनों के चलने की थी। मैंने हिम्मत करके धीरे से आंखें खोली। मैंने ऊपर की तरफ नहीं देखा, बल्कि खिड़की के शीशे की तरफ देखा। शीशे पर बाहर से भाप बन गई थी और उस भाप पर किसी ने अपनी उंगली से धीरे धीरे एक शब्द लिखा, अंदर हूं। और जैसे ही वो शब्द पूरा हुआ, मेरे ठीक सामने विंडशील्ड पर एक भयानक विकृत चेहरा दिखाई दिया। वो वही काली आंखों वाली औरत थी। वो अब ट्रक के बोनट पर नहीं, बल्कि शीशे के एकदम करीब थी और उसके खुले बाल पूरे शीशे पर फैले हुए थे। वो मेरी ओर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो चेहरा, वो काली आंखों वाली औरत मेरे ठीक सामने थी। उसकी भयानक, बिना भाव वाली मुस्कान विंडशील्ड से मेरी आत्मा को चीर रही थी। मैंने महसूस किया कि शीशे पर जो भाप थी, वो मेरी सांसों की भाप नहीं थी। वो ठंड जो मैंने पहले महसूस की थी, अब जमा देने वाली बर्फ में बदल गई थी।
मैंने पीछे हटना चाहा, पर मेरी सीट की बेल्ट ने मुझे जकड़ रखा था। डर के मारे मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। तभी मेरे ड्राइवर साइड के दरवाजे का हैंडल धीरे से हिलना शुरू हुआ। चिर चिर, जैसे कोई उसे बाहर से खोल रहा हो। दरवाजा अंदर से डबल लॉक था, पर मुझे साफ महसूस हुआ कि लॉक पर दबाव पड़ रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़ लिया। औरत का चेहरा विंडशील्ड पर और करीब आया। उसके होंठ फिर से हिले और इस बार आवाज मेरे केबिन के अंदर आई, जैसे कोई मेरे बगल में बैठा फुसफुसा रहा हो। दरवाजा खोलो रविंदर। वो आवाज सड़ी हुई और सूखी पत्ती जैसी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरे गले से सिर्फ एक दबी हुई चीख निकली। केबिन में प्रवेश। तभी मुझे एक और भयानक एहसास हुआ। मैंने अचानक गर्म ताज़ी तेल की बदबू महसूस की। ये मेरे ट्रक के इंजन के डीजल की गंध थी। मैंने नीचे देखा। औरत का साया जो विंडशील्ड पर था अब गायब हो गया था, और मेरी घबराहट को एक नया झटका लगा जब मैंने देखा कि मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर जहां गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखी थी, उस पर गहरे लाल रंग के गंदे पैर के निशान बन रहे थे। वो अंदर आ चुकी थी। मुझे लगा कि अब मेरी मौत निश्चित है। मैंने अपनी टायर थंपर उठाई और पीछे स्लीपर की तरफ घुमाकर हवा में दे मारी। कौन है? बाहर निकलो। सन्नाटा, पर बदबू और लाल निशान बढ़ते जा रहे थे। मैंने तेजी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। चाबी घुमाई। इंजन एक बार खुरखुराकर बंद हो गया। मैंने दोबारा कोशिश की। फिर से वही। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी मुझे अपने गले के पास एक ठंडी उंगली महसूस हुई। दूसरा ट्रक। मेरी आंखों के सामने दुनिया घूम गई। मैंने अपनी पूरी ताकत से चीख मारी और उस ठंडी उंगली को झटक दिया। मैं जानता था कि मैं पकड़ा गया हूं। मैं जल्दी से ट्रक से कूदकर भागने ही वाला था कि तभी पौं 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 एक तेज हॉर्न की आवाज मेरे पीछे से आई। एक और ट्रक तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। वो ट्रक हॉर्न बजाता हुआ, डीपर मारता हुआ मेरी तरफ आया और मेरे ट्रक से सिर्फ 2 फीट की दूरी पर आकर रुक गया। उसके इंजन की तेज आवाज और हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने उस अंधेरे और खामोशी को चीर दिया था। जैसे ही दूसरा ट्रक रुका, मेरे केबिन के अंदर की बदबू अचानक गायब हो गई। मैंने कांपते हुए पलटकर देखा। मेरे डैशबोर्ड से लाल निशान भी गायब हो रहे थे। मैंने उस दूसरे ट्रक के ड्राइवर को देखा। एक बूढ़ा सरदार जी बड़ी सी पगड़ी पहने मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपना दरवाजा खोलकर पंजाबी में पूछा, ओए पुत्तर, इतनी रात को इधर क्या कर रहा है? तेरा ट्रक बंद है क्या? उनकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर कूदा। बाहर आकर मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई औरत नहीं थी, कोई साया नहीं था, सिर्फ हाईवे का घना अंधेरा था। सरदार जी मेरे पास आए। मैंने कांपते हुए उन्हें पूरी कहानी सुनाई। सरदार जी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर अपने होठों पर उंगली रखी और बोले, यह हाईवे पुराना है बेटा। बहुत कुछ देखता है वो। शायद एक मुसाफिर थी। उन्होंने अपने ट्रक से एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल निकाली जिसमें कोई तेल था। उन्होंने उससे मेरे ट्रक के इंजन पर छिड़का और मुझसे फिर से स्टार्ट करने को कहा। मैंने चाबी घुमाई। इस बार इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। सरदार जी ने मुस्कुराकर मेरी पीठ थपथपाई। चल, अब देर मत कर, आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। मैं उनकी बात मानकर तेजी से ट्रक में चढ़ा और आगे बढ़ गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और सरदार जी का ट्रक मेरे पीछे आ रहा था। लगभग 5 किलोमीटर बाद मैं एक रोशनी वाले टोल प्लाजा पर पहुंचा। मैंने राहत की सांस ली। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि सरदार जी का ट्रक मेरे पीछे ही आ रहा था। जैसे ही मैंने टोल पार किया, मैं साइड में रुक गया ताकि सरदार जी को धन्यवाद कह सकूं। टोल पार होने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। सरदार जी का ट्रक वहां नहीं था, सिर्फ टोल बूथ और रात का अंधेरा। वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता था? मैंने टोल बूथ पर काम करने वाले आदमी से पूछा, सरदार जी का ट्रक
जो मेरे पीछे था, उसने कंफ्यूज होकर कहा, सरदार जी, आपके पीछे तो पिछले 20 मिनट से कोई भारी वाहन आया ही नहीं है सर, आप अकेले थे। टोल बूथ वाले का जवाब मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। आपके पीछे कोई भारी वाहन आया ही नहीं है सर, आप अकेले थे। इसका मतलब था कि वो सरदार जी, वो भी असली नहीं थे। वो ट्रक, वो प्लास्टिक की बोतल का तेल जिसने मेरे ट्रक को स्टार्ट किया, सब कुछ इस हाईवे के भयानक भ्रम का हिस्सा था। मैं कांपते हुए अपने ट्रक में वापस गया। मेरा दिमाग अब किसी भी चीज पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मैंने खुद से कहा, रविंदर, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें भ्रम हो रहे हैं। मैंने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई। टोल प्लाजा की रोशनी को पीछे छोड़ते ही अंधेरा फिर से हावी हो गया। मैं लगभग 20 मिनट तक एकदम सामान्य रफ्तार पर ड्राइव करता रहा। मैंने फैसला किया कि अब मैं केवल सामने देखूंगा, ना साइड मिरर, ना पीछे का शीशा। पर यह हाईवे इतना अजीब है कि यह आपको देखने पर मजबूर कर देता है। मुझे फिर से एक असहजता महसूस हुई। मैंने धीरे से साइड मिरर में झांका। ट्रक की पिछली खिड़की, स्लीपर बर्थ के ठीक पास पर कोई बैठा था। वो कोई साया नहीं था, बल्कि एक छोटा सा बच्चा था। उसकी उम्र लगभग 5 या 6 साल की होगी। वो गंदी टी शर्ट और फटी हाफ पैंट पहने हुए था। वो बच्चा चुपचाप बाहर के अंधेरे को घूर रहा था। मुझे जोर का झटका लगा। ये बच्चा कहां से आया? मैंने तेजी से ब्रेक लगाया। केबिन के अंदर की आहट ट्रक तेजी से रुकते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। पिछली खिड़की पर कोई नहीं था। मुझे गुस्सा आया, या शायद डर का एक नया रूप। मैंने सोचा कि अगर ये कोई इंसान है तो मैं इसे यहां नहीं छोड़ सकता। मैं जल्दी से ट्रक से नीचे उतरा। बाहर की ठंड और सन्नाटा मुझे फिर से घेर रहा था। मैंने टॉर्च निकाली और ट्रक के चारों तरफ रोशनी घुमाई। कोई नहीं था। मैंने ट्रक के टायरों के नीचे देखा, कहीं नहीं। जब मैं वापस ड्राइवर सीट पर आया तो मेरा ध्यान डैशबोर्ड पर गया। वहां मेरी ग्लास होल्डर के पास एक छोटी गंदी मिट्टी से सनी हुई रबर की गेंद रखी हुई थी। ये वही गेंद थी जिसे वो बच्चा शायद अपने हाथ में पकड़े हुए था। अब मुझे यकीन हो गया कि वो भ्रम नहीं था। वो बच्चा, या जो कुछ भी वो था, वो मेरे केबिन में था। मेरी आंखें तेजी से स्लीपर बर्थ के पर्दे की ओर गईं। मैं जानता था कि ये कोई भूत नहीं है, ये उससे भी बदतर है। ये एक शिकार है। मैंने धीरे से टायर थंपर उठाई और धीरे धीरे स्लीपर बर्थ की ओर बढ़ा। कौन है वहां? निकल जाओ। मेरी आवाज डर के मारे लगभग कानाफूसी बन गई थी। मैंने पर्दा हटाया। इस बार स्लीपर बर्थ में सचमुच कोई था। एक गंदी टी शर्ट का कोना एक कंबल के नीचे से झांक रहा था। वो बच्चा वहां सिकुड़ कर लेटा था। मजबूती से रॉड पकड़कर उसके करीब गया। मैंने धीरे से उस कंबल को खींचा। बच्चा एकदम शांत था। वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला और शांत था। मैंने उसे उठाया और हिलाया। ओए, उठो, तुम यहां क्या कर रहे हो? कोई प्रतिक्रिया नहीं। तभी मुझे बच्चे के सीने से एक बहुत धीमी दबी हुई आवाज सुनाई दी। वो आवाज वही थी जो मैंने शुरू में सुनी थी। वही दर्द भरी गुनगुनाहट। वो बच्चा अपनी आंखें बंद रखे हुए था, पर उसके होंठ धीरे से हिले और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अंकल, आंखें मत खोलो जब तक सुबह ना हो जाए। मैंने उसे जोर से झकझोरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यहां कैसे आए? जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे अचानक शीशे पर एक तेज चमक दिखाई दी। मैंने अपनी आंखें सामने की तरफ घुमाई। विंडशील्ड पर नहीं, बल्कि मेरे साइड मिरर में एक पल के लिए मुझे सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई दी। पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में ड्राइवर की सीट पर एक विशाल खामोश काली आकृति बैठी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, और वो काली आकृति वो सरदार जी के ट्रक की ड्राइविंग सीट पर थी, जो अब अंधेरे में अस्पष्ट दिखाई दे रहा था, और वो सीधे मेरी तरफ आ रहा था। मैंने तेजी से बच्चे को नीचे फेंका, खुद ड्राइवर सीट पर कूदा और जान बचाने के लिए ट्रक को उसी अंधेरे हाईवे पर फिर से दौड़ा दिया। मैंने एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा रखा था। पीछे स्लीपर बर्थ में वो बच्चा था, और बाहर मेरा पीछा काली आंखों वाली औरत और लाल आंखों वाली काली आकृति वाला ट्रक कर रहा था। अब यह सिर्फ एक भूतिया सफर नहीं था, यह जिंदा रहने की दौड़ थी।
मैंने तेजी से आंखें सामने की सड़क पर गड़ाई। मुझे बच्चे की बात याद आई, आंखें मत खोलो जब तक सुबह न हो जाए। उसने आंखें बंद रखने को कहा था, पर मेरे कैबिन में तो वो खुद घुस चुका था। क्या वो बच्चा भी कोई चाल था? मैंने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा। काली आकृति वाला ट्रक अब बहुत करीब था। उसकी हेडलाइट्स, जो सामान्य गाड़ियों से अलग थीं, खून की तरह लाल जल रही थीं। वे सीधे मेरे ट्रक के कैबिन पर पड़ रही थीं। मुझे लगा कि वो मुझे टक्कर मार देगा। तभी उस ट्रक ने एक भयानक गहरी दहाड़ जैसी हॉर्न की आवाज निकाली। वो आवाज सिर्फ हवा को नहीं, बल्कि मेरी हड्डियों को भी चीर रही थी। मैंने डर के मारे फिर से पूरी रफ्तार बढ़ा दी। ट्रक की तोड़फोड़। अचानक मेरे ट्रक की छत पर फिर से तेज कदमों की आवाज आई। धड़ाम धड़ाम। इस बार आवाज पिछली बार से बहुत जोरदार थी, जैसे कोई भारी चीज कूद रही हो। औरत मेरे ट्रक पर वापस आ चुकी थी। मैं घबराकर ऊपर देखने लगा। कांच टूटने की आवाज आई और मैंने देखा कि मेरे कैबिन की छत पर लगा एंटीना टूटकर एक झटके में नीचे गिर गया। अब औरत ट्रक को अंदर से तोड़ना शुरू कर चुकी थी। मैंने पीछे स्लीपर बर्थ की ओर देखा, जहां वो बच्चा था। वो अभी भी आंखें बंद करके शांत लेटा हुआ था। उसके कान भयानक आवाजों से बहरे थे। तुम्हारी ये चाल काम नहीं करेगी, मैंने उस बच्चे पर चिल्लाया। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ी और दूसरे हाथ से टायर थंपर को तेजी से हवा में घुमाया। बाहर निकलो, मेरे ट्रक से दूर हो जाओ। तभी छत से एक जोरदार आवाज आई और मेरे ट्रक के कैबिन की फाइबर बॉडी में एक बड़ा छेद हो गया। उस छेद से सफेद साड़ी का एक कोना नीचे लटका और उसके साथ ही गंदी सड़ी हुई मिट्टी की बदबू फिर से कैबिन में भर गई। बच्चे की चेतावनी। मैं लगभग रोने ही वाला था। मैंने देखा कि मेरे पीछे काली आकृति वाला ट्रक अब बिल्कुल मेरे बम्पर से सट गया। मुझे लगा कि वे दोनों मिलकर मुझे पीस देंगे। तभी स्लीपर बर्थ से वो बच्चा, उसने आंखें खोले बिना धीरे से हाथ बढ़ाया और मेरे पैर को छू लिया। एकदम बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श। उन्हें मत देखो अंकल, उन्हें देखने से तुम उनके हो जाओगे। बच्चे की आवाज अब और भी धीमी और घबराई हुई थी। मैंने पूछा, फिर क्या करूं? वो ट्रक मुझे मार देगा। बच्चे ने जवाब दिया, आगे आगे देखो। मैंने सामने देखा। सड़क सीधी थी, पर अंधेरा असहनीय था। क्या देखूं? बच्चे ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी सवारी। अचानक सामने सड़क पर मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे एक पल के लिए कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक मानव आकृति नहीं थी, बल्कि एक विशाल काले रंग का कुत्ता। वो कुत्ता सड़क के बीचों बीच खड़ा था और मेरे ट्रक को घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। मैंने सोचा, अगर मैं इतने तेज रफ्तार में से टक्कर मारता हूं तो मेरा ट्रक पलट जाएगा। मैं ब्रेक लगाने ही वाला था कि तभी काली आकृति वाले ट्रक ने पीछे से मेरे ट्रक के टक्कर मार दी। धमाका। मेरा ट्रक तेजी से उछला और अनियंत्रित हो गया। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ से छूट गया और अंतिम चीज जो मैंने उस मोड़ पर देखी, सामने सड़क पर खड़ा वो काला कुत्ता तेजी से मेरे ट्रक के बोनट पर चढ़ा और विंडशील्ड के सामने दहाड़ मारने लगा। पीछे से काली आकृति वाले ट्रक की टक्कर और सामने बोनट पर काला कुत्ता। मेरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से उतरने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए स्टीयरिंग को कसकर पकड़ रहा था। कुत्ते ने विंडशील्ड पर जोरदार दहाड़ मारी। उसकी आंखें एकदम काली थीं, जैसे वो कोई जानवर नहीं बल्कि रात का अंधेरा हो। तभी स्लीपर बर्थ से वो छोटा बच्चा चिल्लाया और इस बार उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। अंकल, गेंद को बाहर फेंको। मुझे याद आया, डैशबोर्ड पर वो गंदी रबर की गेंद रखी थी। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने एक हाथ से तेजी से उस गेंद को उठाया। कुत्ते ने अपने पंजे विंडशील्ड पर मारे और शीशे पर लंबी भयानक दरारें आ गईं। मैंने बिना सोचे समझे ड्राइवर साइड की खिड़की का शीशा खोला, उसी तरफ से जहां से पहले खटखटाहट आई थी,
और पूरी ताकत से उस गेंद को अंधेरे में बाहर फेंक दिया। जैसे ही गेंद बाहर गिरी, एक तीव्र चीख की आवाज आई। वो चीख किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी महिला की थी। और अचानक बोनट पर से कुत्ता गायब हो गया। पीछे से पीछा कर रहे ट्रक की लाल हेडलाइट्स भी एक झटके में बुझ रहीं। ट्रक का नियंत्रण। मेरा ट्रक तेजी से जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने ब्रेक लगाया और ट्रक एक बड़े से नीम के पेड़ से टकराने से बस 1 फुट पहले रुक गया। पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। न छत पर कोई आवाज, न पीछे कोई हॉर्न, सिर्फ इंजन की धीमी टिक टिक। मैं पसीने से भीग चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो छोटा बच्चा अब उठकर बैठ गया था। वो अपनी आंखें खोले हुए था। उसकी आंखें काली या लाल नहीं थी। वे सामान्य गहरी भूरी थीं, पर उनमें एक अजीब समझदारी थी। मैंने गुस्से और डर के मिश्रण में पूछा, तुम कौन हो और वो सब क्या था? बच्चा उदास चेहरे से बोला, वो मुसाफिर थी अंकल, जो लिफ्ट मांगती है, पर वो अकेली नहीं आती, वो सबको बुलाती है। और तुम कौन हो? बच्चे ने नीचे अपने गंदे कपड़े और पैरों की ओर देखा। मैं रास्ता भटक गया था। उसने ही मुझे यहाँ छोड़ दिया था। अगर मैं बाहर जाता तो वो डरकर चुप हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उस औरत को मेरी गेंद पसंद थी। वो हमेशा खेलती रहती है। जब गेंद उससे दूर चली जाती है तो वो चीजों को अकेला छोड़ देती है। एक भयानक निशान। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मतलब मैंने अनजाने में उस बच्चे की गेंद को हथियार बनाकर अपना बचाव किया। मैंने उससे कहा, ठीक है, अब तुम नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें आगे गांव तक छोड़ दूंगा। बच्चा सिर हिलाकर ट्रक से नीचे उतर गया। उसने अंधेरे में सड़क की तरफ इशारा किया। आप वहां से आगे मत जाना अंकल, आप वापस उसी रास्ते पर जाओ। मैं कंफ्यूज हो गया। वापस? दिल्ली का रास्ता तो आगे है, बच्चे ने कहा। वो रास्ता अब खुला नहीं है, वो आपको फिर बुलाएगी। आप टोल से वापस चले जाओ। मैंने डर के मारे उसकी बात मान ली। मैंने ट्रक को धीरे से घुमाया और वापस टोल प्लाजा की तरफ जाने लगा। जब मैं टोल प्लाजा पार करके वापस उसी शहर की ओर बढ़ रहा था जहां से शुरू किया था, तब सुबह के 3:30 बज रहे थे। मैंने साइड मिरर में देखा। वो बच्चा अब सड़क पर नहीं था। मैं कुछ दूर चला और एक पेट्रोल पंप पर रुका। मैंने ट्रक पार्क किया और नीचे उतरकर अपने ट्रक का मुआयना किया। पीछे की टक्कर से बम्पर थोड़ा टेढ़ा हो गया था। छत पर फाइबर का छेद भी साफ दिख रहा था। लेकिन जो सबसे डरावनी चीज थी, वो थी ड्राइवर साइड के दरवाजे पर, जहां से मैंने गेंद फेंकी थी। वहां दरवाजे पर किसी तेज लंबी उंगली से खरोच कर गहरे खून के रंग में लिखा था, कल फिर खेलना। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक में वापस चढ़ा, दरवाजे बंद किए और शहर की पहली रोशनी दिखने तक उसी रफ्तार से भागता रहा। वो रात खत्म हो गई थी, पर हाईवे 44 ने मुझे बता दिया था कि उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं वापस आऊंगा, पर यह याद मेरे साथ हमेशा रहेगी। टोल पार करने के बाद मैं सुबह के 4:30 बजे के आसपास दिल्ली हैदराबाद हाईवे पर एक बड़े रोशनी वाले पेट्रोल पंप पर रुका। सुबह होने वाली थी, पर मेरे लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने अपने ट्रक के दरवाजे पर देखा। वो खून के रंग का निशान, कल फिर खेलना, वहां साफ था। वो स्याही नहीं थी, वो सूखा हुआ चिपचिपा खून था, जिसे मैंने तुरंत एक फटे कपड़े से मिटा दिया। मैं जानता था कि अब ये हाईवे सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये मेरा पीछा कर रहा है। वो बच्चा, वो सरदार जी का भ्रम और वो भयानक औरत, सब किसी एक बड़े जाल का हिस्सा थे। मैंने तुरंत अपने मालिक को फोन किया और बहाना बनाया कि ट्रक में गंभीर इंजन फॉल्ट आ गया है और मुझे वापस हैदराबाद लौटना पड़ेगा।
अगले 2 दिन मैंने हैदराबाद में ट्रक को एक गैरेज में छोड़ दिया, ये कहकर कि इसकी सर्विसिंग हो रही है। मैं खुद अपने कमरे में बंद रहा, डरावनी रात के बारे में सोचता रहा। हाईवे की पुकार। तीसरे दिन मुझे हैदराबाद से नागपुर के लिए नई और ज़रूरी डिलीवरी मिली। ये मजबूरी थी। नागपुर जाने के लिए मुझे फिर से नेशनल हाईवे 44 का एक हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ता, पर यह हिस्सा पिछली रात वाले स्ट्रेच से अलग था और दिन का समय था। मैंने खुद को समझाया, रविंदर, दिन में कुछ नहीं होगा। दोपहर 12 बजे मैंने अपनी यात्रा शुरू की। रोशनी थी, ट्रैफिक था, ढाबे थे, सब कुछ सामान्य था। मैं लगभग निश्चिंत होकर ट्रक चला रहा था। लगभग 4 घंटे बाद मैं एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। मैंने देखा कि सामने सड़क पर अचानक ट्रैफिक कम हो गया है। ऐसा लगा जैसे हाईवे पर केवल मैं ही हूं। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अनजान नंबर और आवाज। मैंने सोचा कि कोई ग्राहक होगा। मैंने ब्लूटूथ पर कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ श्वेत रव। मैं कॉल काटने ही वाला था, तभी मुझे उसमें हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी। वही दर्द भरी टूटी हुई लोरी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील लगभग छूट गया। मैं चिल्लाया, कौन है, क्या चाहिए तुम्हें? गुनगुनाहट रुक गई और उसकी जगह एक शांत, सधी हुई पुरुष की आवाज आई। यह सरदार जी की आवाज नहीं थी, ये उससे भी पुरानी और सूखी थी। तुमने नियम तोड़ा रविंदर, तुम वापस आ गए। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। क्या नियम? तुमने मेरी मुसाफिर को उसके खेल से दूर कर दिया और तुमने मेरे बच्चे को भगा दिया। मेरा दिमाग घूम गया। सरदार जी, औरत और बच्चा सब किसी एक आदमी की मुसाफिर थे। आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। कॉल कट गया। कॉल कटते ही मेरे ट्रक में एक अजीब सी बहुत तेज धार्मिक घंटे की आवाज गूंजने लगी। ये ऐसी आवाज थी जो सीधे मेरे कानों को चीर रही थी। मैंने तेजी से आवाज के स्रोत को ढूंढा। ये मेरे ट्रक के अंदर से आ रही थी, जहां मैंने पिछली बार सफर शुरू करते समय गणेश जी की मूर्ति रखी थी। मैं डर के मारे डैशबोर्ड की तरफ बढ़ा और मूर्ति को हाथ लगाने की कोशिश की। तभी घंटे की आवाज के साथ डैशबोर्ड पर रखी वो मूर्ति तेजी से फटी और राख बनकर बिखर गई और उसके ठीक नीचे डैशबोर्ड की बॉडी पर वही खून के रंग का निशान फिर से उभर आया। इस बार एक नया संदेश था, रात होने का इंतजार करो, ये हाईवे अब तुम्हारा है। मैंने देखा कि बाहर बादल एकदम काले हो चुके थे और भले ही दिन का 4 बज रहा था, पर अंधेरा रात जैसा हो चुका था। घड़ी में शाम के 6 बजने वाले थे, पर बादलों के कारण हाईवे पर रात जैसी भयानक रोशनी थी। मेरे डैशबोर्ड पर वो खून का निशान जल रहा था और ट्रक में डरावनी ठंड बढ़ गई थी। मैं जानता था कि अब भागना नामुमकिन है, ये हाईवे मुझे जाने नहीं देगा। मैंने तेजी से ब्रेक लगाया और ट्रक को सड़क के किनारे एक सुनसान बस स्टॉप के पास रोक दिया। मैंने सोचा सामना करना होगा। तभी मेरा मोबाइल फिर से बजा, वही अनजान नंबर। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया। वही शांत सूखी आवाज आई, तुम यहीं रुक गए समझदार, खेल वहीं खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आवाज हंसने लगी, एक कड़वी सूखी हंसी। मैं इस हाईवे का मालिक हूं और मुझे वो चाहिए जो मेरी मुसाफिर और मेरे बच्चे ने तुम्हें दिया था, तुम्हारी जिंदगी की एक और रात। आवाज धीमी हुई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे लिए एक मुसाफिर आ रहा है। कॉल कट गया। अंतिम मुसाफिर। मैंने डर कर चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ घने पेड़ और अंधेरा। तभी मेरे ट्रक के ठीक सामने हवा में से वो सफेद साड़ी वाली औरत फिर से आ गई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में वो छोटा बच्चा खड़ा था।
दोनों मेरी तरफ पीठ करके खड़े थे। अचानक मेरे ट्रक के पीछे से काली आकृति वाला ट्रक तेजी से आया और मेरे ट्रक से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर आकर रुक गया। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थी। मैं 2 भयानक ताकतों के बीच फंस चुका था। सामने वो औरत और बच्चा और पीछे वो शैतानी ट्रक। तभी औरत और बच्चे ने एक साथ धीरे से गर्दन मोड़ी। उन दोनों के चेहरे एकदम खाली थे, जैसे मिट्टी के पुतले। बच्चे ने आंखें बंद कर रखी थी। औरत ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, ठीक वैसे ही जैसे लिफ्ट मांगते हैं। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो ट्रक चलाकर भागूं और किसी अनहोनी को दावत दूं, या दरवाजा खोलकर उनके पास जाऊं। रविंदर का फैसला। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे बच्चे की बात याद आई, उन्हें मत देखो, तुम उनके हो जाओगे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और ड्राइवर सीट के नीचे रखे हनुमान चालीसा को निकाला। ये मैंने डर के मारे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने अपनी आंखें बंद ही रखीं और तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने पहली चौपाई पढ़ी, मेरे कैबिन के अंदर एक तेज हवा का झोंका आया। मैंने दूसरी चौपाई पढ़ी। बाहर से जानवरों के चिल्लाने की तेज आवाजें आईं। मैं लगातार पढ़ता रहा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैंने महसूस किया कि मेरे ट्रक की बॉडी कांप रही है और बाहर से कड़वाहट भरी हंसी की आवाजें आ रही हैं। जैसे ही मैंने चालीसा पूरी की, मेरे कान एकदम बहरे हो गए। बाहर का सारा शोर, सारी हंसी अचानक बंद हो गई। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने सफेद साड़ी वाली औरत, बच्चा और पीछे का काला ट्रक सब गायब थे। सिर्फ हाईवे का अंधेरा और सन्नाटा था। पर इस बार सन्नाटे में डर नहीं था, बल्कि थकावट थी। मैंने तेजी से इंजन स्टार्ट किया। इस बार इंजन आसानी से स्टार्ट हो गया। मैंने पूरे हाईवे पर एकदम धीमी गति से ट्रक चलाया। मुझे न कहीं पर लाल आंखें दिखी, न कोई खटखटाहट सुनाई दी। सुबह के 5:30 बजे मैं नागपुर शहर के किनारे पहुंच चुका था। सूरज निकल रहा था। जब मैं माल उतारने के लिए रुक गया तो मैंने ट्रक के दरवाजे पर आखिरी बार देखा। खून के रंग का निशान अब वहां नहीं था। उसके जगह सूखी मिट्टी से धूल पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अगली बार। मैंने उसी दिन ट्रक को मालिक के पास वापस भेज दिया और कह दिया कि मुझे हाईवे 44 पर अब और काम नहीं करना है। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब भी मैं रात में गाड़ी चलाता हूं, मुझे अपने गली पर उस ठंडी उंगली का एहसास होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।